पीएम मोदी का आज यूपी दौरा। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। महापरिनिर्वाण मंदिर में अभिधम्म दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी ने कुशीनगर में तैयारियों का जायजा लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट लिखा, कुशीनगर एयरपोर्ट के शुरू होने के क्षेत्र में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। बीजेपी को एसपी के कामों से प्रेरणा लेनी चाहिए। पीएम मोदी आज ग्लोबल ऑयल एंड गैस सेक्टर के सीईओ से करेंगे बातचीत। तेल और गैस क्षेत्र में चर्चा संभव। शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बातचीत। यूपी विधानसभा चुनाव लड़ सकती है प्रियंका गांधी। एबीपी न्यूज से कहा, विधानसभा चुनाव लड़ने पर विचार कर रही हूं। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। यूपी में कांग्रेस का 40% महिलाओं को टिकट देने की घोषणा। प्रियंका ने बिना नाम लिया अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, विपक्षी दलों का रवैया गैर जिम्मेदाराना। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा, महिलाओं को चुनाव में 40% टिकट देने की घोषणा कांग्रेस की नाटकबाजी है। उनकी नीयत में खोट है। कांग्रेस के ऐलान पर एसपी महिला सभा की अध्यक्ष जूही सिंह का बयान। कहा, हम शुरू से ही महिलाओं की भागीदारी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। महिलाओं की समृद्धि की बात करने वालों का हम समर्थन करते हैं। प्रियंका गांधी के कैंप में मची भगदड़। प्रियंका के पूर्व सलाहकार हरेंद्र मलिक और उनके बेटे पंकज मलिक ने कांग्रेस छोड़ी। समाजवादी पार्टी में हो सकते हैं दोनों शामिल। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर का नई पार्टी बनाने का ऐलान। कहा, पंजाब के भविष्य की लड़ाई जारी रहेगी। किसान आंदोलन का हल निकला तो बीजेपी से भी गठबंधन का फॉर्मूला बन सकता है। दिल्ली में वाल्मीकि जयंती पर राहुल गांधी का कार्यक्रम। आज हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा की करेंगे शुरुआत। बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए बाबुल सुप्रियो ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। बोले, बीजेपी में मुझे अपनाया नहीं गया था। जम्मू के राजौरी और पुंछ में आतंक का नया बेस बनाने की साजिश में आईएसआई। पाकिस्तान की तरफ एलओसी पर आईएसआई ने आधा दर्जन से ज्यादा आतंकी कैंप और लॉन्च पैड्स सक्रिय किए। बढ़ते आतंकी हमलों के बीच सेना प्रमुख एमएम नरवणे का जम्मू कश्मीर दौरा। राजौरी और पुंछ में एलओसी के पास फॉरवर्ड पोस्ट के पास सुरक्षा की समीक्षा की। पुंछ में सेना के सर्च ऑपरेशन वाले इलाकों में मस्जिद से अपील। सभी लोगों से बच्चों के साथ घरों में जाने की गुजारिश की। जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग की जांच एनआईए को सौंपी गई है। पाकिस्तानी लिंक की जांच भी करेगी एनआईए। कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। कश्मीर में बेगुनाह नागरिकों की हत्या पर फूटा लोगों का गुस्सा। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रंट का प्रदर्शन। कहा, कश्मीर शांति चाहता है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मारे गए बिहार के 2 मजदूरों का शव आज अररिया पहुंचेगा। रविवार को आतंकियों ने दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर की घटनाओं से अररिया के मिर्जापुर पंचायत में खौफ का माहौल। इस पंचायत के ज्यादातर परिवारों के लोग कश्मीर में मजदूरी करने गए हैं। जम्मू कश्मीर से पलायन का सिलसिला भी जारी। श्रीनगर के टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पर दिख रही है अपने राज्य लौटने वालों की भीड़। कुपवाड़ा में बाहर से आए मजदूर और छोटे कारोबारी खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं। कहा, श्रीनगर में कुछ घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन इस सरहदी इलाके में ऐसा कोई डर नहीं। गृह मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की बैठक आज। कश्मीर के मौजूदा हालात के बाद पहली बैठक। इस साल के लिए चर्चा का एजेंडा तैयार होगा। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी पाकिस्तान के साथ मैच का विरोध किया। कहा, भारत का पाकिस्तान के साथ मैच खेलना गलत। खेल मंत्री को चिट्ठी लिखूंगा। आम आदमी पार्टी ने भी भारत पाक मैच पर रोक लगाने की मांग की। कहा, कश्मीर में लोगों पर आतंकी हमले हो रहे हैं, ऐसे में मैच नहीं होने चाहिए। इस स्टैंड से बीजेपी और पीएम मोदी भी सहमत होंगे। विश्व हिंदू परिषद ने भी मैच रद्द करने की मांग की। वीएचपी के सुरेंद्र जैन ने एबीपी न्यूज से कहा, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, सरकार को उसे शत्रु देश घोषित करना चाहिए।
भारत पाक मैच पर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का बयान, कहा ये आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत होता है, हम किसी भी देश के साथ खेलने से मना नहीं कर सकते। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर भारत में वीएचपी का आज देशव्यापी प्रदर्शन, दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने धरना देंगे कार्यकर्ता। दिल्ली में जंतर मंतर पर बांग्लादेश की हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन, बांग्ला हिंदू बचाओ समिति के कार्यक्रम में बीजेपी सांसद दिलीप घोष भी शामिल हुए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर पूरे भारत में गुस्सा, कल कोलकाता में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। और कुछ और खबरों से जुड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। केरल में तबाही के बीच मौसम विभाग का 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी, आज से और बिगड़ सकते हैं हालात, अब तक 41 लोगों की मौत। केरल में पट्टनमथिट्टा के तुबामम में पूरी कॉलोनी में भरा पानी, बोट क्लब के युवकों ने स्पीड बोट के जरिए किया रेस्क्यू। केरल के ओमल्लू इलाके में बाढ़ का पानी उतरा, लेकिन पीछे छोड़ गया तबाही का मंजर, तबाह दुकानों को साफ करने में जुटे दुकानदार। उत्तराखंड में मौसम विभाग के मुताबिक आज से मौसम के साफ रहने का अनुमान, अगले 8 से 10 दिन तक के लिए किसी तरह का अलर्ट नहीं। रामनगर में सेना के हेलीकॉप्टर से सुंदरखाल गांव में फंसे 2 दर्जन से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू, 2 दिन से नदी के बीचों बीच फंस गए थे लोग। नैनीताल में बीच सड़क पर डरावना मंजर, पानी की लहरों के बीच जवानों का दस्ता लोगों को बचा रहा था, लेकिन लहरों में बह गए 2 लोग। नैनीताल जिले में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन से अब तक 27 लोगों की मौत, जिले की ज्यादातर सड़कें मलबा आने के कारण बंद हुई, राहत और बचाव में भी आ रही है मुश्किलें। नैनीताल जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की चपेट में आने से 5 मजदूरों की मौत, अभी 7 लोगों के दबे होने की पुष्टि, एक दूसरे हादसे में दबे बच्चे के रेस्क्यू की कोशिश जारी। हल्द्वानी से आई दिल दहला देने वाली तस्वीरें, देखते ही देखते नदी की लहरों में बह गया गोला नदी पर बना पुल से गुजर रहे लोगों की बाल बाल बची जान। उत्तराखंड के श्रीनगर में बारिश के चलते अलकनंदा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंची, नमामि गंगे के तहत बने घाट भी पूरी तरह से डूबे, नदी के पास जल पुलिस तैनात। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, केदारनाथ यात्रा तीसरे दिन भी ठप, हजारों श्रद्धालु जगह जगह फंसे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया, पीएम मोदी और गृह मंत्री ने भी बाढ़ के हालातों पर जानकारी ली। धामी का बाढ़ बारिश से मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद यूपी के कई इलाकों में हाई अलर्ट, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद के लिए चेतावनी जारी। यूपी में लखीमपुर खीरी में 2 दिन से हो रही बारिश से बिगड़ा मौसम का मिजाज, बनबसा बैराज से 5,33,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, कई नदियां उफान पर। बांग्लादेश सरकार हिंसा के आरोप में गिरफ्तारी भी कर रही है और इस हिंसा पर रोक लगाने की कोशिशों के दावे भी कर रही है। अब इन मामलों से तालिबान के तार भी जुड़ गए हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, आपको दिखाते हैं। The government was very tough on this situation. No Hindus will place a Quran in the temple. It is a pre-planned conspiracy. Those who go against the Talibani politics. क्या तालिबान से जुड़े हैं बांग्लादेश हिंसा के तार? क्या है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा की असली कहानी? बांग्लादेश में पिछले 8 दिनों से हिंदू नफरत का शिकार हो रहे हैं। कहीं उन पर हमले हो रहे हैं तो कहीं उनके आराध्य को शिकार बनाया जा रहा है। हमला इस्कॉन मंदिर पर हुआ तो मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया।
एक तरफ संयुक्त राष्ट्र ने अपनी कई दिनों की चुप्पी तोड़ते हुए बांग्लादेशी सरकार को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने को कहा है, तो दूसरी तरफ इस हिंसा में बांग्लादेश से 2474 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान में बैठे तालिबानियों की एंट्री हो गई है। Those who go against the Talibani politics of the Jamaat Islami, a religious fundamentalist outfit backed by Pakistan. ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि बांग्लादेशी सियासत के कद्दावर नाम है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने जब बांग्लादेशी संसद अध्यक्ष हसनुल हक इनू ने हिंसा को लेकर सवाल किया। Analyzing in present situation. For the last 12 years or 30 years, we are seeing that attacks are being done not only on the temples but on the Sufis, on peers and mazars, and also Buddhist monasteries, and in intellectuals, writers, and even Muslim leaders, imams. Those who go against the Talibani politics of the Jamaat Islami, a religious fundamentalist outfit backed by Pakistan and a collaborator of Pakistan. So the government has successfully finished in a festive mood 32,000 Pujo Mandaps programs. Only in 50 places, the communal fundamentalist zealots. That is a sad thing, but the government was very tough on the situation. So the things are under control, and more than 300 has been arrested already, and many are on the run. It is a pre-planned conspiracy to vandalize and create a situation within the country which we can place the government in an awkward position. इनू की माने तो ये हमले सिर्फ हिंदुओं पर नहीं, उन सभी लोगों पर हो रहे हैं जो तालिबानियों के खिलाफ जा रहे हैं। इनू ने पूरे मामले की जांच का भरोसा भी दिया, लेकिन दिक्कत यह है कि हिंदुओं पर अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं। 8 दिन बीत जाने के बाद हिंसा थमी नहीं है। बांग्लादेश में लगातार हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं के घर और बस्तियां जलाए जा रहे हैं। हिंदू समुदाय की दुकानों को भी जलाया जा रहा है। हिंदुओं के मंदिरों में तोड़फोड़ करके आग लगाई जा रही है। अब तक 450 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा के मामले में 70 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। बांग्लादेश के नोआखाली में इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ तो विवाद और गहरा गया। 15 अक्टूबर को यहां इस्कॉन टेम्पल में सैकड़ों दंगाइयों की भीड़ घुसी और जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। इन हमलों के बाद विश्व भर में इस्कॉन सोसाइटी के प्रदर्शनों की शुरुआत हो चुकी है। भारत, न्यूयॉर्क, रूस, हर जगह इस्कॉन भक्त सड़कों पर उतर आए हैं। इस्कॉन सोसाइटी के 23 तारीख को 150 देशों में प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। न्यूयॉर्क में, मॉस्को में, रशिया के कई दूसरे शहरों में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहाँ से ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहा है। बॉम्बे में होगा, बेंगलोर में होगा। लेकिन हम लोग 23 अक्टूबर को हमने डिसाइड किया है कि जितने भी इस्कॉन मंदिर हैं लगभग 150 देशों में, और भी जो गवर्नमेंट के प्रतिष्ठान हैं उसके सामने भक्त आएंगे और अपनी संवेदना और जो प्रोटेस्ट भी करेंगे, जो भी हुआ, जो कांड हुआ बांग्लादेश में। इस बीच कोलकाता में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रदर्शन किया गया। वीएचपी की तरफ से भी ऐलान किया गया कि आज दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। बांग्लादेश की सरकार को चेतावनी देते, यदि आप चाहती हैं कि बांग्लादेश को विकासशील देशों की पंक्तियों में बनाए रखा जाए, तो उन्हें अपना चरित्र बदलना होगा। मुस्लिम राष्ट्र की जगह उसको धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करना पड़ेगा, और कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने के लिए यदि उनको लगता है कि वो असफल हैं, तो 1971 की तरह वो भारत सरकार से मदद की अपील कर सकते हैं। इन प्रदर्शनों के बीच भारत के गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक की तरफ से कहा गया है कि भारत हाई कमीशन बांग्लादेश सरकार के साथ जल्द बात करेगा। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हुए इन हमलों की वजह से बांग्लादेश सरकार की बड़ी बदनामी हो रही है। भले ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के लिए कह रही हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब हिंदू समुदायों पर 13 तारीख को ही हमले शुरू हो गए थे, तो पूरे देश में उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं मिली।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के तार कहीं न कहीं तालिबान से जोड़े जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज तालिबान दुनिया के साथ बातचीत की मेज पर भी आने वाला है। अगस्त में दुनिया ने तालिबान का आतंक देखा। अगस्त में अफगानिस्तान की सत्ता संभालने वाले तालिबान की अकड़ अक्टूबर आते आते ढीली पड़ चुकी है। दुनिया से अफगानिस्तान का दाना पानी बंद न हो जाए, इसलिए तालिबानी नेता भी अब बंदूक की जगह बातचीत का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अफगानिस्तान के हालात को लेकर आज रूस की राजधानी मॉस्को में बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें अफगानिस्तान के सत्ता पर काबिज तालिबान समेत 10 देश शामिल होंगे। बड़ी बात यह है कि तालिबान के साथ पहली बार भारत भी इस बैठक में शामिल हो रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक आज होने वाली मॉस्को फॉर्मेट की तीसरी बैठक में राजनीतिक और सैन्य हालात पर चर्चा होगी। साथ ही मानवीय आधार पर दी जाने वाली मदद पर भी विचार हो सकता है। तालिबान की तरफ से इस बैठक में उप प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनफी शामिल हो रहे हैं। इससे पहले 31 अगस्त को दोहा में तालिबानी प्रतिनिधि भारत से मुलाकात कर चुका है, लेकिन सितंबर में सरकार बनने के बाद ये पहला मौका होगा जब भारत और तालिबान के प्रतिनिधि एक टेबल पर बात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक मॉस्को फॉर्मेट के अलावा भारत और तालिबान के प्रतिनिधि अलग से भी मुलाकात कर सकते हैं। भारत समेत किसी भी बड़े देश ने अब तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। ऐसे में जहां तालिबान की कोशिश मान्यता और मदद हासिल करने की है, वहीं भारत की कोशिश है कि अफगानी नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा हो और अफगानिस्तान की जमीन से आतंक की फसल को खत्म की जा सके। नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आपको एक बड़ी जानकारी दे दें। देखिए, पीएम मोदी एक बार फिर विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। नवंबर के पहले हफ्ते में पीएम मोदी ब्रिटेन का दौरा करने वाले हैं और ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से बाहर होने के बाद पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के बीच ये पहली मुलाकात होगी। पीएम मोदी के ब्रिटेन दौरे को लेकर भारतीय समुदाय की तैयारियां चल रही हैं। साथ ही खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से भी इसमें खलल डालने की खबरें हैं। और अब खबर अमेरिका से। अमेरिका के टेक्सास में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद पूरा विमान जलकर खाक हो गया। 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर टेक्सास की। बोस्टन जा रहे विमान में 21 लोग सवार थे। दरअसल विमान रनवे से फिसल गया और फेंस से टकराने के बाद उसमें आग लग गई। राहत की बात यह रही कि सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अमेरिका के लॉस एंजलिस के बिजनेस एरिया की है, जहां एक कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों मामलों की जांच फिलहाल की जा रही है। पीएम मोदी का आज यूपी दौरा। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। महापरिनिर्वाण मंदिर में अभिधम्म दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी ने कुशीनगर में तैयारियों का जायजा भी लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट लिखा, कुशीनगर एयरपोर्ट के शुरू होने से क्षेत्र में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। बीजेपी को एसपी के कामों से प्रेरणा लेनी चाहिए। पीएम मोदी आज ग्लोबल ऑयल एंड गैस सेक्टर के सीईओ से करेंगे बातचीत। तेल और गैस क्षेत्र पर चर्चा संभव। शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बातचीत। यूपी विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी। एबीपी न्यूज से कहा, विधानसभा चुनाव लड़ने पर विचार कर रही हूं, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। यूपी में कांग्रेस का 40% महिलाओं को टिकट देने की घोषणा। प्रियंका ने बिना नाम लिए अखिलेश पर साधा निशाना, कहा विपक्षी दलों का रवैया गैर जिम्मेदाराना। पति ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा महिलाओं को चुनाव में 40% टिकट देने की घोषणा कांग्रेस की नाटकबाजी है, उनकी नीयत में खोट है। कांग्रेस के ऐलान पर एसपी महिला सभा के अध्यक्ष जूही सिंह का बयान, कहा हम शुरू से ही महिलाओं की भागीदारी देने के लिए प्रतिबद्ध, महिलाओं की समृद्धि की बात करने वालों का हम समर्थन करते हैं। प्रियंका गांधी के कैंप में मची भगदड़। प्रियंका के पूर्व सलाहकार हरेंद्र मलिक और उनके बेटे पंकज मलिक ने कांग्रेस छोड़ी, समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का नई पार्टी बनाने का ऐलान, कहा पंजाब के भविष्य की लड़ाई जारी रहेगी। किसान आंदोलन का हल निकला तो बीजेपी से भी गठबंधन का फॉर्मूला बन सकता है।
दिल्ली में वाल्मीकि जयंती पर राहुल गांधी का कार्यक्रम, आज हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी छोड़ टीएमसी में शामिल हुए बाबुल सुप्रियो ने सांसद पद से इस्तीफा दिया, बोले बीजेपी में मुझे अपनाया नहीं गया था। जम्मू के राजौरी और पुंछ में आतंक का नया बेस बनाने की साजिश में आईएसआई, पाकिस्तान की तरफ एलओसी पर आईएसआई ने आधा दर्जन से ज्यादा आतंकी कैंप और लॉन्च पैड सक्रिय किए। बढ़ते आतंकी हमलों के बीच सेना प्रमुख एमएम नरवणे का जम्मू कश्मीर दौरा, राजौरी और पुंछ में एलओसी के पास फॉरवर्ड पोस्ट के पास सुरक्षा की समीक्षा की। पुंछ में सेना के सर्च ऑपरेशन वाले इलाके में मस्जिदों से अपील, सभी लोगों से बच्चों के साथ घरों में जाने की गुजारिश की। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की जांच एनआईए को सौंपी गई, पाकिस्तानी लिंक की जांच भी करेगी एनआईए। कश्मीर में बेगुनाह नागरिकों की हत्या पर फूटा लोगों का गुस्सा, श्रीनगर में जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रंट का प्रदर्शन, कहा कश्मीरी शांति चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मारे गए बिहार के 2 मजदूरों का शव आज अररिया पहुंचेगा, रविवार को आतंकियों ने दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर की घटनाओं से अररिया के मिर्जापुर पंचायत में खौफ का माहौल, इस पंचायत के ज्यादातर परिवारों के लोग कश्मीर में मजदूरी करने गए। जम्मू कश्मीर से पलायन का सिलसिला भी जारी, श्रीनगर के टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पर दिख रही है अपने राज्य लौटने वालों की भीड़। कुपवाड़ा में बाहर से आए मजदूर और छोटे कारोबारी खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं, कहा श्रीनगर में कुछ घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन इस सरहदी इलाके में ऐसा कोई डर नहीं है। गृह मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की बैठक आज, कश्मीर के मौजूदा हालात के बाद पहली बैठक, इस साल के लिए चर्चा का एजेंडा तैयार होगा। और अब कुछ और अहम खबरों से आपको अपडेट कर देते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी पाकिस्तान के साथ मैच का विरोध किया, कहा भारत का पाकिस्तान के साथ मैच खेलना गलत, खेल मंत्री को चिट्ठी लिखूंगा। आम आदमी पार्टी ने भी भारत पाक मैच पर रोक लगाने की मांग की, कहा कश्मीर में लोगों पर आतंकी हमले हो रहे हैं, ऐसे में मैच नहीं होने चाहिए। इस स्टैंड से बीजेपी और पीएम मोदी भी सहमत होंगे। विश्व हिंदू परिषद ने भी मैच रद्द करने की मांग की, वीएचपी के सुरेंद्र जैन ने एबीपी न्यूज से कहा पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, सरकार को उसे शत्रु देश घोषित करना चाहिए। भारत पाक मैच पर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का बयान, कहा यह आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत होता है, हम किसी भी देश के साथ खेलने से मना नहीं कर सकते। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर भारत में वीएचपी का आज देशव्यापी प्रदर्शन, दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने धरना देंगे कार्यकर्ता। दिल्ली में जंतर मंतर पर बांग्लादेश की हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन, बांग्ला हिंदू बचाओ समिति के कार्यक्रम में बीजेपी सांसद दिलीप घोष भी शामिल हुए। आइए कुछ और खबरों पर अपडेट आपको देते हैं फटाफट अंदाज में। केरल में तबाही के बीच मौसम विभाग का 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी, आज से और बिगड़ सकते हैं हालात, अब तक 41 लोगों की मौत। केरल के पटनमिट्टा के तुम्बाब में पूरी कॉलोनी में भरा पानी, बोट क्लब के युवकों ने स्पीड बोट के जरिए रेस्क्यू किया। केरल के ओमलू इलाके में बाढ़ का पानी उतरा, लेकिन पीछे छोड़ गया तबाही का मंजर, तबाह दुकानों को साफ करने में जुटे हुए हैं दुकानदार। उत्तराखंड में मौसम विभाग के मुताबिक आज से मौसम के साफ रहने का अनुमान, अगले 8 से 10 दिन तक के लिए किसी तरह का अलर्ट नहीं। रामनगर में सेना के हेलीकॉप्टर से सुंदरखाल गांव में फंसे 2 दर्जन से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू, 2 दिन से नदी के बीचों बीच फंस गए थे लोग। नैनीताल जिले में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन से अब तक 27 लोगों की मौत, जिले की ज्यादातर सड़कें मलबा आने के कारण बंद हुई, राहत और बचाव में भी आ रही है मुश्किलें। नैनीताल में बीच सड़क पर डरावना मंजर, पानी की लहरों के बीच जवानों का दस्ता लोगों को बचा रहा था, लेकिन लहरों में बह गए 2 लोग। हल्द्वानी में आई दिल दहला देने वाली तस्वीरें, देखते ही देखते नदी की लहरों में बह गया गोला नदी पर बना हुआ पुल से गुजर रहे लोगों की बाल बाल बची जान। नैनीताल जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की चपेट में आने से 5 मजदूरों की मौत, अभी 7 लोगों के दबे होने की पुष्टि, एक दूसरे हादसे में दबे बच्चे की रेस्क्यू की कोशिशें भी जारी है।
उत्तराखंड के श्रीनगर में बारिश के चलते अलकनंदा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंची। नमामि गंगे के तहत बने घाट भी पूरी तरह से डूबे। नदी के पास जल पुलिस तैनात। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। केदारनाथ यात्रा तीसरे दिन भी रही ठप। हजारों श्रद्धालु जगह जगह फंसे हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। पीएम मोदी और गृह मंत्री ने भी बाढ़ के हालातों पर जानकारी ली। धामी का बाढ़ बारिश से मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे देने का ऐलान। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हाई अलर्ट। मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद के लिए चेतावनी जारी। यूपी में लखीमपुर खीरी में 2 दिनों से हो रही बारिश से बिगड़ा मौसम का मिजाज। बनबसा बैराज से 5,33,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। कई नदियां उफान पर। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने शर्लिन चोपड़ा को मानहानि का नोटिस भेजा। 50 करोड़ का हर्जाना मांगा। शर्लिन ने दोनों पर यौन उत्पीड़न, धमकी देने और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। और इस बीच श्रीनगर से आई एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। कश्मीर में आतंकियों पर नकेल कसने के लिए और हमले को रोकने के लिए अब सीआरपीएफ ने महिला कांस्टेबल्स की लाल चौक पर तैनाती की है। दरअसल लाल चौक के आसपास ही कई लोगों की हत्याएं हुई थी। ऐसे में महिलाओं की जांच करने के लिए अब सीआरपीएफ ने महिला कांस्टेबलों को वहां पर तैनात किया गया है ताकि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी जांच की जा सके। महाराष्ट्र बीजेपी नेता राम कदम ने अभी एक ट्वीट किया है और कहा है, ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि प्रार्थना है कि आज आर्यन खान को जमानत मिल जाए। संविधान तथा कानून के तहत जमानत मिलना एक मूलभूत अधिकार है। ये किसी एक व्यक्ति विशेष के विरोध की लड़ाई नहीं है, बल्कि समूचे मानव जाति की ड्रग्स विरोधी जंग है। उम्मीद थी कि महाराष्ट्र सरकार कम से कम इस खतरनाक मामले में ड्रग्स माफिया के विरोध में खड़ी होती, पर वसूली का खेल उन पर हावी दिखा। महबूबा मुफ्ती ने भी इसे अपने आगामी चुनाव के लिए भुनाने की कोशिश की। क्या जो नशा हमारे घर के नौजवानों को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, उसके खिलाफ सभी दल तथा मानव जाति एक क्यों नहीं हो सकते? आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में मजदूरों और दूसरे राज्यों के रहने वालों को निशाना बना रहे हैं आतंकी, और उन आतंकियों को कुचलने के लिए अब केंद्र सरकार फुल एक्शन में आ चुकी है। पीएम मोदी और अमित शाह के बीच कश्मीर और सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा हुई है। सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने एलओसी पर फॉरवर्ड लोकेशन का दौरा किया और आज कश्मीर मुद्दे पर संसद की स्थायी समिति की भी बैठक होनी है। कश्मीर में आतंक के समूल नाश की तैयारी। आतंकियों के हर मंसूबों को कुचलने की पुख्ता योजना। एक साथ कई मोर्चों पर तेज हुआ ऑपरेशन, क्योंकि मजदूरों और दुकानदारों को निशाना बनाने वाले आतंकियों का अब होगा सर्वनाश। कितने भी आजाद लोग काम कर रहे हैं या अपने बाल बच्चे हैं खेती बाड़ी का काम करने में मसरूफ, उनको अपील की जाती है कि तमाम अपने घरों में बंद हो जाए। जम्मू के पुंछ इलाके में मस्जिद से हो रहा ये ऐलान आतंकी सोच रखने वाले हर इंसान के कान पर हथौड़े जैसी मार कर रहा है, क्योंकि इस ऐलान का मतलब है कि पाकिस्तान की अगली चाल कामयाब नहीं होने दी जाएगी। आतंकियों को अगला कदम बढ़ाने से पहले कुचल दिया जाएगा। कितने भी आजाद लोग काम कर रहे हैं या अपने बाल बच्चे हैं खेती बाड़ी का काम करने में मसरूफ, उनको अपील की जाती है कि तमाम अपने घरों में बंद हो जाए। ये ऐलान उसी इलाके में हो रहा है जहां सेना ऑपरेशन चला रही है। आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें घर चले जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। अब देखिए आतंक पर करारी चोट करने वाले ऑपरेशन ऑल आउट की एक और तस्वीर। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने एलओसी पर फॉरवर्ड लोकेशन का दौरा किया। पुंछ में एनकाउंटर वाली जगह पर जाकर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। पुंछ और राजौरी के जंगलों में 10 अक्टूबर से सेना आतंकियों की एक टोली की तलाश कर रही है। सेना ने जंगल में छिपे आतंकियों की घेराबंदी कर दी है। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में 9 सैनिक शहीद हो चुके हैं। मुठभेड़ शुरू होने के बाद से अलग अलग जगहों पर सेना की कार्रवाई में 14 आतंकी मारे गए हैं।
आतंकियों के खिलाफ एक तरफ सेना की कार्रवाई में तेजी आई है तो दूसरी तरफ टारगेट किलिंग की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। एनआईए आतंकियों की बदली रणनीति के पाकिस्तानी लिंक की भी जांच करेगी। दरअसल सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी बैठकों का दौर चल रहा है। कश्मीर में बदले हालात और उससे निपटने के लिए सरकार के उठाए कदमों पर चर्चा के लिए आज एक अहम बैठक होने जा रही है। गृह मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की आज बैठक होने वाली है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। कश्मीर के ताज़ा घटनाक्रम के बाद स्थायी समिति की ये पहली बैठक। गैर कश्मीरी हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं या जो अल्पसंख्यक हैं वहाँ, उनको चुन चुनकर टारगेट करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, स्थिति को हम बिगड़ने नहीं देंगे और हालात बहुत जल्दी सामान्य होंगे। घाटी में आतंकी छोटे दुकानदारों, मजदूरों को निशाना बनाकर दूसरों राज्यों से आए लोगों के मन में खौफ भरना चाहते हैं। उनकी कायराना हरकतों से आज कई परिवारों में मातम। यहाँ कई सालों से मजदूरी कर रहे लोगों ने साफ किया है कि उन्हें आतंकवादियों का कोई खौफ नहीं है। कोई डर नहीं है, कोई सता नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे को बहुत अच्छा लगा, अच्छे रह रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की इन कायराना हरकतों पर अब हमेशा के लिए लगाम लगने वाली है। आने वाले दिनों में कश्मीर में गोलियों की गूंज सुनाई तो जरूर देगी, लेकिन वो गोली आतंकवादियों की जान लेने के लिए चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात T20 वर्ल्ड कप पे भारत और पाकिस्तान मुकाबले की करते हैं। तैयारियां दोनों टीमें मैदान पर कर रही हैं, लेकिन हिंदुस्तान में इसको लेकर सियासी बैटिंग भी हो रही है। ताजा मामले में केंद्रीय मंत्री आठवले से लेकर आम आदमी पार्टी तक सब इसी में कूद गए। मेरा मानना है जब संबंध अच्छे न हो तो उस पर भारत पाक मैच रद्द कराने के लिए सियासी बैटिंग में ओपनिंग केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की। उसके बाद तो हर पार्टी के बल्लेबाज पिच पर बल्ला लेकर उतर गए हैं। एक और मंत्री रामदास आठवले ने भी भारत पाक मैच रद्द कराने की मांग सरकार से कर दी। के साथ पाकिस्तान की मैच होना गलत है। मतलब ऐसे वक्त पर भारत और पाकिस्तान की मैच को रोकना चाहिए और हमारे खिलाड़ियों ने भी मतलब पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए नकार देना चाहिए और ये मैच कैंसिल होना चाहिए। ऐसी हमारी भूमिका है और मैं उसी तरह हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी है, उनको भी मैं एक पत्र लिखूंगा और ये मैच नहीं होनी चाहिए। इसी तरह की मेरी पार्टी की भूमिका है। मैच के खिलाफ आठवले पुणे में बल्ला लेकर उतरे तो दिल्ली की सियासी पिच पर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी उतरी। शॉट तो नहीं लगाया, लेकिन पीएम मोदी को रन आउट करने की कोशिश जरूर कर दी। पूरा भरोसा है कि क्रिकेट मैच नहीं होने चाहिए वाले स्टैंड से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी सहमत होंगे, क्योंकि आपको भी याद होगा कि जब प्रधानमंत्री जी विपक्ष में होते थे तो वो बार बार इस बात पर सवाल उठाया करते थे कि जब पाकिस्तान द्वारा स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भारत की जमीन पर हो रहा है तो क्यों हम उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि पाकिस्तान से हिसाब खेल के नहीं बल्कि युद्ध के मैदान पर होगा। एक शत्रु देश ही ये कर सकता है, शत्रु के साथ मित्रता के संबंध नहीं हो सकते। हमारी अपील है पाकिस्तान को शत्रु देश घोषित करें और घोषित करने के बाद सब प्रकार के संबंध शत्रुता के आधार पर तय करें। हार जीत का फैसला क्रिकेट के मैदान में नहीं, सीमा पर होगा। खिलाड़ी नहीं, सेनाएं करेंगी, सर्जिकल स्ट्राइक करके करेंगे। उधर अपने बयानों की बल्लेबाजी के लिए मशहूर असदुद्दीन ओवैसी भी केंद्र सरकार को LBW कराने की कोशिश में जुटे हैं। मोदी जी, क्या आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है, 9 फौज के सिपाही मर गए, तो आप T20 खेलेंगे। अब हिंदुस्तान में क्रिकेट और धर्म ये दोनों सियासी रगों में दौड़ता है, लिहाजा हर पार्टी की कोशिश है कि इस बहती गंगा में हाथ धोना है। जबकि BCCI साफ कर चुकी है कि ICC टूर्नामेंट है, मैच तो खेलना ही होगा। हो रही है बेहद दुखद है, मुझे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इस तरह की हत्याएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तुरंत रोकनी चाहिए है। आतंकवादी संगठनों को ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां तक मैच का सवाल, आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कमिटमेंट होते हैं ICC के पहले भी बड़ा स्पष्ट है, उन कमिटमेंट में जो है आप किसी से खेलने से मना नहीं कर सकते। तभी वो इंटरनेशनल कमिटमेंट जो ICC के टूर्नामेंट होते हैं उस पर आपको खेलना पड़ता है।
कुल मिलाकर अगर केंद्र सरकार मना नहीं करेगी तो भारत पाकिस्तान मैच होगा। अगर केंद्र सरकार मना कर देती है और टीम इंडिया मैच खेलने से इनकार कर देती है तो आईसीसी नियमों के मुताबिक पाकिस्तान को विजेता घोषित कर उसे पूरे अंक दे दिए जाएंगे। देश को हरित क्रांति देने वाले पंजाब ने अब पराली के प्रदूषण से मुक्ति दिलाने का रास्ता दिखाया है। पंजाब के एक इलाके में अब पराली से बिजली मिल रही है, प्रदूषण और बीमारियां नहीं। प्रेरणा देने वाली ये खबर देखिए। ये तस्वीर बिजली का संकट, बढ़ता प्रदूषण, पराली जलाना और रोजगार जैसे उन तमाम दिक्कतों का जवाब है जो इस समय देश के सामने है। फिरोजपुर की ये एग्रो एनर्जी फैक्ट्री हर साल इलाके को प्रदूषण से भी बचाती है, बिजली भी पहुंचाती है और रोजगार भी देती है। और ये सब होता है पराली से। जी हाँ, वही पराली जिसके जलने से प्रदूषण होता है, एयर क्वालिटी खराब होती है, सांस से लेकर कैंसर तक की गंभीर बीमारियां होती हैं। अब समझिए ये कैसे होता है। ये बिजली प्लांट धान की पराली से हर साल करीब 1.5 लाख मेगावाट बिजली पैदा करती है। बिजली के लिए 1 लाख एकड़ से ज्यादा के खेतों से पराली के प्लांट खरीदता है। बिजली प्लांट में पराली बेचने पर किसानों को कीमत भी दी जाती है। कुल मिलाकर इस प्लांट से करीब 5000 लोगों को रोजगार भी मिलता है। 3 मेगावाट पर आवर का प्लांट है। आज पराली नाल चलता है। आज टोटल जेडे पराली बेस्ड ही है। पराली एक दिन की इतने तकरीबन 600 टन असी पराली कंज्यूम करते हैं। तो एक साल में 2 लाख तो 2.25 लाख टन की पराली असी इतने कंज्यूम कर दें। वास्ते पराली की समस्या वास्ते कोयले की समस्या का सारा हल है रोजगार। रोजगार तुसी आ वेखो तकरीबन 1500 का डायरैक्ट साढ़े रोजगार मिले इस प्लांट करके। तो इनडायरैक्टली जो देखोगे मेरे ख्याल 4-5 हज़ार तो उत्ते लोग लाभ ले रहे हैं। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने को लेकर सियासत भी खूब होती है और प्रदूषण भी बढ़ता है। अगर पंजाब और हरियाणा के बाकी जिलों में भी इस तरह के प्लांट लगे तो पराली के साथ साथ बिजली, कोयले की दिक्कत भी दूर हो जाएगी। मंच पर चढ़ने की चाहत में जमीन पर जा गिरे। ये है मध्य प्रदेश के रामपुर से पूर्व कांग्रेस विधायक रामलखन पटेल। जैसे बच्चा खिलौना देखकर उस पर झपटता है, वैसे ही मंच पर पूर्व सीएम कमलनाथ को देखकर रामलखन पटेल भी झपटे थे, लेकिन भीड़ ज्यादा थी। नेताजी ने कोशिश कम की तो हिस्से में जमीन आई। दरअसल रैगांव विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार कल्पना वर्मा के प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे और कमलनाथ की सभा में मंच का हिस्सा बनने की चाहत में भीड़ इतनी बढ़ गई कि बैरिकेड ही टूट गया। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उसी के लिए जगह जगह रैलियां हो रही हैं। इसी रैली में पूर्व विधायक जी के साथ यह हादसा हो गया। हालांकि जमीन से उठने के बाद कमलनाथ से मिलने की उनकी चाहत जरूर पूरी हो गई। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का नई पार्टी बनाने का ऐलान। कहा पंजाब के भविष्य की लड़ाई जारी रहेगी। किसान आंदोलन का हल निकला तो बीजेपी से भी गठबंधन का फॉर्मूला बन सकता है। यूपी विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी। एबीपी न्यूज से कहा विधानसभा चुनाव लड़ने पर विचार कर रही हूं, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। पीएम मोदी का आज यूपी दौरा। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। महापरिनिर्वाण मंदिर में अभिधम्म दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी आज ग्लोबल ऑयल एंड गैस सेक्टर के सीईओ से करेंगे बातचीत। तेल और गैस क्षेत्र पर चर्चा संभव। शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बातचीत। आइए कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। राजौरी और पुंछ में आतंक का नया बेस बनाने की साजिश में आईएसआई। एलओसी पर आईएसआई ने आधा दर्जन से ज्यादा आतंकी कैंप और लॉन्च पैड्स सक्रिय किए।
जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की जांच एनआईए को सौंपी गई। पाकिस्तानी लिंक की जांच भी करेगी एनआईए। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी पाकिस्तान के साथ मैच का विरोध किया। कहा, भारत का पाकिस्तान के साथ मैच खेलना गलत, खेल मंत्री को चिट्ठी लिखूंगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर भारत में विश्व हिंदू परिषद का आज देशव्यापी प्रदर्शन। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने धरना देंगे कार्यकर्ता। केरल में तबाही के बीच मौसम विभाग का 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी। आज से और बिगड़ सकते हैं हालात, अब तक 41 लोगों की मौत। उत्तराखंड में आज से मौसम के साफ रहने का अनुमान। अगले 8 से 10 दिन के लिए किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं। बारिश और भूस्खलन से 40 लोगों की अब तक मौत की खबर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। बारिश और भूस्खलन से मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। चलिए टॉप 15 में कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद यूपी के कई इलाकों में हाई अलर्ट। मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद के लिए चेतावनी जारी की गई। ड्रग्स केस में जेल में बंद शाहरुख के बेटे आर्यन की जमानत पर आज आ सकता है फैसला। आर्यन की याचिका पर सेशंस कोर्ट में 2 दिन तक सुनवाई हुई थी, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया था। देश में जल्द ही 100 करोड़ के पार जा सकता है कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा। अब तक 99 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन की डोज। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी। उत्तराखंड पर पिछले 3 दिनों में आसमान से आफत बरसी है। हालांकि यहां आज से मौसम साफ रहेगा, लेकिन पिछले दिनों हुई तबाही से उत्तराखंड में कोहराम मच गया है। उत्तराखंड में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यह आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी कुछ लोग मलबे में दबे हैं। उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों में आसमान से बरसी आफत से सबसे ज्यादा तबाही नैनीताल जिले में ही हुई है। नैनीताल जिले के रामगढ़, मुक्तेश्वर, दोषपानी, खैरना और गर्म पानी में सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। केवल नैनीताल में ही 27 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। पानी बहुत जगह बारिश हुई है और लोग रास्तों में भी रुके हुए हैं, संपर्क कटे हैं। हम लेकिन पूरा प्रयास कर रहे हैं हर तरीके से कि लोगों को सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकालें। नैनीताल में सड़कों पर पानी ऐसे गिर रहा है जैसे सड़कें नहीं झरने हों। नैनीताल घूमने आए लोग फंसे हुए हैं। बस ऐसा लगा कि बस नदियों में बहते जा रहे हैं। हाँ। पानी हो गया पूरा। तो बहुत ज्यादा बढ़ गया यहाँ पे। अब गाड़ी रोक दी गई, अलर्ट जारी कर दिया गया। अब घर भी नहीं जा सकते हैं, होटल में भी नहीं रुक सकते यहाँ पे। नैनीताल के पास हल्द्वानी में गोला नदी पर बने पुल का एक हिस्सा भी पानी के तेज बहाव में बह गया। इस पुल के टूटने से गौला पार, कुंवरपुर, चोरगलिया, नानक मत्ता आदि का हल्द्वानी से सीधा संपर्क टूट गया है। नदियों के उफान पर होने से इंसान ही नहीं जानवर भी परेशान हैं। गोला नदी के उफान पर होने से इसकी तेज धार के बीच एक हाथी भी फंस गया। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और इसका असर रेलवे लाइनों पर भी पड़ा है। पानी के कटाव की वजह से नैनीताल को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली काठ गोदाम रेलवे लाइन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। रामनगर के एक होटल की ये तस्वीरें आपको चौंका देंगी। इस लेमन ट्री रिजॉर्ट की कुछ दिन पहले की तस्वीरें और अब की तस्वीरें देखिए तो तबाही का अंदाजा आपको लग जाएगा। पेड़ पौधे, गाड़ियां सब पानी में डूबे हैं और इस रिजॉर्ट में अचानक बढ़े पानी के लेवल से 100 के करीब लोग फंस गए हैं। पहाड़ों पर 3 दिन आसमान से बरसी आफत अब धरती पर अपना रौद्र रूप दिखा रही है। बांधों से निकल रहे पानी का वेग डराने वाला है, जैसे अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाना चाहता है। ये ऊधम सिंह नगर के नानक सागर डैम की तस्वीरें हैं। इन बांधों से निकले पानी ने नदियों के आसपास बसे इलाकों में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें ऊधम सिंह जिले की ही हैं। यहाँ नदी के किनारे पानी में फंसे लोगों को बचाने के लिए वायुसेना हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है। पंतनगर के रिहायशी इलाकों में एक मंजिल तक पानी भर गया है, जिसे बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगे हुए हैं।
ये तस्वीरें उत्तराखंड के मैदानी इलाके रुद्रपुर की हैं। पहाड़ों पर बरसा पानी इन इलाकों में भर गया है और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के वाहन पानी में डूब गए हैं। दरअसल पहाड़ों पर जब तेज बारिश होती है तो जमीन दरकना शुरू हो जाती है और फिर क्या घर क्या इमारतें मिट्टी में मिलने लगते हैं। ये तस्वीरें देखकर आप इसकी खूबसूरती का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। उत्तराखंड के लिए राहत की बात यह है कि आज से यहाँ बारिश की ज्यादा संभावना नहीं है, लेकिन मैदानी इलाकों में हालात अभी भी खराब हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों पर हुई बारिश का असर यूपी तक दिख रहा है। उत्तराखंड के रामनगर बैराज से पिछले 24 घंटे में करीब 1,81,500 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद से कोसी नदी उफान पर है, जिसका विकराल रूप रामपुर में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद में भी बारिश की चेतावनी दी गई है। बनबासा बैराज से 5,33,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से यूपी के लखीमपुर खीरी में हालात और खराब हो गए हैं। पानी छोड़े जाने से जहां जनपद में नदियां उफान पर हैं। उत्तराखंड के बाद आइए बात कर लेते हैं केरल की, जहां फिलहाल ज्यादातर इलाकों में बारिश थम गई है, लेकिन यहां रिहायशी इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। केरल में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है और इस बीच मौसम विभाग ने आज से एक बार फिर बारिश शुरू होने के आसार जताए हैं। ऐसे में इन इलाकों में मुश्किल और ज्यादा बढ़ सकती है। केरल में पिछले 2 दिनों से बारिश से तो राहत थी, लेकिन रिहायशी इलाकों में घुसा पानी अभी भी आफत बना हुआ है। ये तस्वीरें केरल के टुम्बमन के पट्टनम चिट्ठा इलाके की हैं। यहाँ के रिहायशी इलाकों में पहली मंजिल तक पानी भरा है। ऐसे में जिसके पास सुविधा है वो तो पहली मंजिल पर चला गया और बाकी लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में लगे हैं। सरकारी राहत न मिलने से कुछ युवाओं ने लोगों को मदद पहुँचाने का खुद बीड़ा उठाया है। लोग चुनौतीपूर्ण स्थिति के बीच में यहाँ पर कोशिश ये कर रहे हैं कि एक दूसरे तक पहुँच सके, मदद कर सके। अब तक पानी घुटने के स्तर पे था, लेकिन धीरे धीरे जब हम अंदर की तरफ बढ़ेंगे पानी और ज्यादा गहरा होता चला जाएगा। जो स्थानीय लोग मदद करने के लिए जा रहे हैं उनसे ही बात करते हैं। अना, कितनी देर से बोट लेकर आप लोग निकले हैं? कोई सरकार से आया नहीं बोट लेकर एनडीआरएफ का मदद करने के लिए? हम लोग इधर एक क्लब है, वो क्लब वाला का बोट है। तो ये क्लब वालों की बोट है, एक दूसरे की मदद करने के लिए आप लोग निकले। सुबह से कितने लोगों को निकाल चुके हैं? अभी 10-15 आदमी लोग हम लोग बाहर छोड़ दिया था। इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि आज से बारिश से और हालात बिगड़ सकते हैं। मौसम विभाग की ओर से 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 दिन तक इन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पूरे राज्य में मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी की गई है। जाहिर है लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, जबकि लोग पहले से ही परेशान हैं। बताइए कैसे यहाँ पे पानी बढ़ा हुआ है, आप लोग यहाँ पे कैसे रह रहे हैं पानी उन्हीं के बीच में? पानी बहुत ज्यादा है, 2 दिन से करीबन हो रहा है, घटने का चांस नहीं ले रहा है, बढ़ रहा है। केरल में जिन इलाकों में पानी भरा हुआ है वहाँ पिछले कई दिनों से बिजली नहीं है। पानी कई जगह ट्रांसफार्मरों तक पहुँच रहा है। ऐसे में जब तक पानी उतर नहीं जाता तब तक बिजली सप्लाई चालू करना जानलेवा हो सकता है। डूबी ट्रांसफार्मर के नीचे का हिस्सा पूरा जहाँ पे वायरिंग का प्रोसेस होता है वो सब डूबी। कई दिन से बिजली नहीं है और अभी जो हालात यहाँ पर बिजली की बनी हुई है ट्रांसफार्मर जैसी स्थिति में दिख रहा है। अभी कई दिन और अंधेरे में कटने वाले हैं। पंबा और अन्य नदियों में जल स्तर बढ़ने से सबरीमाला पहाड़ी मंदिर की तीर्थ यात्रा भी रोक दी गई है। केरल सरकार का कहना है कि मंदिर 16 अक्टूबर से खोला गया था, लेकिन फिलहाल तीर्थ यात्रा को रोकने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर बाद कुशीनगर पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, कई विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। लेकिन इस दौरे से पीएम मोदी कई हित साधने वाले हैं, यानी एक तीर से कई निशाने लगाएंगे। क्या है वो निशाने, इस रिपोर्ट में जानिए।
कहने के लिए एयरपोर्ट का उद्घाटन है, पर एक दौरे से लगने कई निशाने हैं। मिशन 2022 चुनाव से सिर्फ चंद महीने पहले कुशीनगर एयरपोर्ट से पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की सियासी उड़ान रफ्तार पकड़ेगी। कुशीनगर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आने वाले दिनों में इसमें लखनऊ से ज्यादा फ्लाइट का संचालन होगा। कुशीनगर एयरपोर्ट का रनवे 3200 मीटर लंबा है और 45 मीटर चौड़ा है। 260 करोड़ की लागत से बना है ये एयरपोर्ट। माना जा रहा है कि 2 करोड़ से ज्यादा आबादी को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही पर्यटन बढ़ने से रोजगार भी बढ़ने वाला है। इसे विकास का चेहरा बनाकर पूरे यूपी के सामने पेश किया जाएगा। पीएम मोदी का ट्वीट भी यही इशारा कर रहा है। कल हमारे नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विकास के लिए अहम दिन है। कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा और पहली फ्लाइट कोलंबो से आएगी, जिसके यात्रियों में आदरणीय भिक्षु शामिल होंगे। इस एयरपोर्ट से यूपी और बिहार को फायदा होगा। ये विकास की एक नई उड़ान है, पर्यटन और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने और प्रधानमंत्री जी के विजन और उनके संकल्पों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का एक नया अभियान है। मिशन पूर्वांचल। पीएम मोदी 5 दिन में पूर्वांचल के 2 दौरे करने वाले हैं। इन दौरों में कुशीनगर को 280 करोड़ के मेडिकल कॉलेज का तोहफा देंगे तो 180 करोड़ के दूसरे प्रोजेक्ट का उद्घाटन होना है, जबकि 25 तारीख को सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी 7 नए मेडिकल कॉलेजों की सौगात देंगे। सिद्धार्थनगर के बाद पीएम मोदी वाराणसी में जाएंगे। यूपी में चुनावों के ऐलान से पहले ही मोदी की पूर्वांचल में 6 जनसभाएं कराने की तैयारी है। ये बेवजह नहीं है, क्योंकि यूपी की करीब 33% सीट पूर्वांचल में ही है। मिशन श्रीलंका। कुशीनगर विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कुशीनगर से बौद्ध बहुल देश श्रीलंका को सीधे भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश है। उद्घाटन के बाद जो पहला प्लेन उतरेगा वो श्रीलंका के कोलंबो से आएगा। इसमें श्रीलंका के 25 प्रतिनिधि और 100 भिक्षु शामिल रहेंगे। भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियों को भी श्रीलंका से लाया जाएगा। श्रीलंका सरकार के 5 मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। श्रीलंका से रिश्ता खास इसलिए है क्योंकि चीन लगातार श्रीलंका में असर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भगवान बुद्ध की धरती से मैत्री का नया संदेश श्रीलंका को दिया जा रहा है। एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी महापरिनिर्वाण मंदिर जाएंगे, भगवान बुद्ध की अर्चना करेंगे और बोधि वृक्ष का एक पौधा भी लगाएंगे। मिशन टूरिज्म को बढ़ावा देना। कुशीनगर का क्षेत्र बौद्ध सर्किट के तहत आता है। इसमें गौतम बुद्ध से जुड़े लुम्बिनी, सारनाथ और गया भी शामिल हैं। दुनिया भर के बौद्धों के लिए ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इस नए एयरपोर्ट से पर्यटन तेजी से बढ़ने की संभावना है। दुनिया की 6.62% आबादी बौद्ध है, जिनके लिए यहाँ यात्रा करना अब आसान हो जाएगा। एयरपोर्ट शुरू होने से दक्षिण एशियाई देशों के साथ कुशीनगर का सीधा जुड़ाव होगा। आगे बढ़ते हैं। सुपरस्टार शाहरुख का बेटा आर्यन आर्थर रोड जेल में बंद है और आज सेशंस कोर्ट आर्यन की जमानत पर अपना फैसला सुनाने वाला है। लेकिन उससे पहले ही कानूनी दांवपेच और राजनीति दोनों ही तेज हैं। आरोपों के घेर में आर्यन को गिरफ्तार करने वाली एनसीबी भी अब सवालों में है। देखिए रिपोर्ट। कैदी नंबर 556 यानी आर्यन खान मुंबई की इसी आर्थर रोड जेल में बंद। आर्यन की निगाहें भी आज सेशंस कोर्ट के फैसले पर लगी होंगी। 2 अक्टूबर की रात कॉर्डेलिया द इम्प्रेस नाम के क्रूज से एनसीबी ने आर्यन को गिरफ्तार किया था। तब से लेकर अब तक 17 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आर्यन ड्रग्स केस में जेल से बाहर नहीं आ पाया है। शाहरुख परिवार भी टेंशन में है। बताया जा रहा है कि आर्यन की मां गौरी खान ने घर में आर्यन के जेल से बाहर आने तक मीठा बनाने पर रोक लगा दी है। वहीं मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में एनसीबी पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया गया है। आरोप लगाया गया है कि आर्यन खान के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। याचिका में मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है। वहीं बीजेपी शिवसेना पर सवाल खड़े कर रही है। माफिया का और महाराष्ट्र सरकार का क्या रिश्ता है? क्या उन्हें उनसे वसूली आती है और इसी के कारण वे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ड्रग माफिया का समर्थन कर रहे हैं?
देश की सर्वोच्च न्यायपालिका का दरवाजे पर दस्तक लगाने के पहले शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार को इन बातों का जवाब देना होगा। कुछ दिन पहले ही एनसीबी ने दावा किया था कि आर्यन खान को अपनी गलती पर पछतावा है और वो नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है। सबका हम लोग की तरफ से सबकी तरफ से अभी तक मैक्सिमम अच्छा रिस्पॉन्स है कि जितने भी हुए उनको एहसास होता है कि दे हैव डन रॉन्ग इन देयर लाइफ एंड देन दे वांट टू कम बैक टू द मेनस्ट्रीम। वहीं एनसीबी पर लगातार सवालों की बौछार कर रही एनसीपी के नवाब मलिक ने फिर से सवाल उठाए हैं। एविडेंस का बात करने वाले अधिकारी वीडियो तो लाएं कि कब काउंसलिंग किया है, क्या जेल के भीतर गए थे? अब ये स्पष्ट हो गया कि जमानत 2 दिन में होने वाली है। देश के बड़े बड़े वकील ये कह रहे हैं कि चीप पब्लिसिटी के लिए बोगस फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि एनसीबी को आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिले हैं, लेकिन एनसीबी ने कोर्ट में दावा किया कि आर्यन कई साल से ड्रग्स ले रहा है। आरोप तो यहाँ तक लगाया गया है कि आर्यन ड्रग्स के गिरोह से जुड़ा है। हालांकि बॉलीवुड से जुड़े लोग ही एनसीबी के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री हैज टू पे फॉर हाई प्रोफाइल। अब आप जब हाई प्रोफाइल होते हैं तो लोगों को आपको नीचे खींचने में, आप पे पत्थर फेंकने में, आप पे कीचड़ उछालने में एक मजा आता है। अगर आप कुछ भी नहीं है तो किसके पास टाइम है कि आपको पत्थर मारे। आमतौर पर इस तरह के केस में जल्दी जमानत हो जाती है, पर आर्यन का केस कानूनी पेचीदगियों में ऐसा उलझा कि 17 दिन से वो बाहर नहीं आ पाया। सेशंस कोर्ट ने भी 14 अक्टूबर को सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन छुट्टियों की वजह से फैसला आज तक के लिए टाल दिया गया। अब शाहरुख ही नहीं बल्कि देश की निगाहें सुपरस्टार के बेटे पर सेशंस कोर्ट के फैसले पर लगी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा देते हैं। पंजाब में कांग्रेस से ब्रेकअप के बाद कैप्टन अमरिंदर अब बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाते नजर आ रहे हैं। कैप्टन ने एक तरफ अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया है तो वहीं उन्होंने शर्तों के साथ बीजेपी से गठबंधन का इशारा भी दे दिया। पंजाब कांग्रेस का घमासान अब पंजाब की लड़ाई बन चुका है। अमरिंदर सिंह भी अब 2022 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में नई पार्टी समेत कूदेंगे। मंशा है कि बीजेपी के साथ लड़े। अमरिंदर के मीडिया सलाहकार रविंद्र ठुकराल ने अमरिंदर के बयान को ट्वीट किया है। पंजाब के भविष्य के लिए संघर्ष जारी है। 1 साल से अधिक समय से पंजाब के लोग और किसान अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके लिए जल्द ही अपनी पार्टी की घोषणा करूंगा। अगर किसान विरोध का किसानों के हित में कोई समाधान निकल जाता है तो बीजेपी के साथ वर्ष 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में सीटों के समझौते की उम्मीद करता हूं। इसके साथ अकाली से अलग हुए समान विचारों वाले गुटों, खासकर ढींढसा और ब्रह्मपुरा गुट से भी गठबंधन की संभावना है। अमरिंदर सिंह का ट्वीट बेहद सधा हुआ राजनीतिक ट्वीट है, जिसमें संभावनाओं, आकांक्षाओं और लक्ष्य तीनों को साधने की कोशिश की गई है। ट्वीट का विश्लेषण करें तो कुछ बातें सामने आ जाती हैं, जो अमरिंदर सिंह के भविष्य की राजनीति की राह बताती हैं। विधानसभा चुनाव में अमरिंदर बीजेपी के साथ मिलकर पंजाब में कांग्रेस सरकार को बेदखल करने की रणनीति चाहते हैं। बीजेपी के साथ मिलकर कृषि बिल का समाधान लाकर भले ही वो अस्थायी हो, पंजाब में बीजेपी के खिलाफ चल रही हवा का रुख मोड़ फिर से पंजाब की मुख्य धारा पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं कैप्टन। अकाली दल से अलग हुए लोगों के साथ मिलकर एक विकल्प तैयार करना चाहते हैं अमरिंदर। नंबर 1, I am not going to remain in the Congress. Number 2, I am not joining the BJP. That is enough for at the moment. मैं तो पहला भी किया है, सिद्धू is not the right man for Punjab. And अगर वो लड़ेगा, जहाँ से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। कैप्टन ने कांग्रेस छोड़ने के बाद सिद्धू को हराने का जो प्रण किया है, अब वो उसे पूरा करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। अगर बीजेपी के साथ मिलकर कैप्टन ने कृषि विवाद का फौरी ही समाधान निकाल लिया तो फिर पंजाब में वो राजनीतिक तौर पर फिर मजबूत हो जाएंगे। दूसरा, अगर कैप्टन ने बीजेपी और अकाली दल से अलग हुए गुटों से हाथ मिला लिया तो ये तिकड़ी विधानसभा चुनाव में कई पार्टियों के सपनों को चकनाचूर करने की कुव्वत रखती है।
और अब बात कश्मीर में हुई घटनाओं की कर लेते हैं। देखिए, कश्मीर में बेगुनाहों की हत्या से देश गुस्से में है। लाजमी है, ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन हमारे कुछ नेता ऐसे हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए सरकार से बेतुकी मांगे कर रहे हैं और इस फेहरिस्त में अब बीजेपी के नेता भी शामिल हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कश्मीर घाटी में बिहारियों की हत्या से बिहार की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष के बाद अब बीजेपी के लोग भी खुलकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। पटना जिले के बाढ़ से बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने तो एक कदम आगे बढ़कर जम्मू कश्मीर में रह रहे सभी बाहरी लोगों को मुफ्त में AK-47 देने की मांग कर दी है। जो लोग बाहरी लोग हैं उनको AK-47 का लाइसेंस वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्म्स एक्ट में अमेंडमेंट करके स्पेशली कश्मीर के लिए वहाँ AK-47 का ये लाइसेंस देना चाहिए लोगों को। उन्हें फ्री देना चाहिए, फ्री आर्म्स देना चाहिए। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में बारिश के बाद वहां मची तबाही का मुआयना करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड जाएंगे। अमित शाह वहां के आला अधिकारियों से राहत और बचाव कार्य में शामिल टीमों के साथ भी मुलाकात करेंगे, उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। कल गृह मंत्री उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे भी करेंगे। आपको बता दें, उत्तराखंड में तबाही की वजह से अब तक 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और डर यह है कि आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह हालात का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड जाएंगे। और अब वक्त हो चला है आपके हमारे फेवरेट सेगमेंट का, यानी कि आज का कार्टून देख लेते हैं। क्या कुछ खास है? इरफान जी स्टूडियो में मौजूद हैं, क्या बना रहे हैं देखते हैं। आइए अब सीधा चलते हैं इरफान जी के पास और जानते हैं आज कार्टून के जरिए वो क्या कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। इरफान जी, देखिए, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी जिस जोश खरोश के साथ में उतर चुकी हैं, वहीं पर राहुल गांधी कुछ पिछड़े नज़र आ रहे हैं इस मामले में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ ट्वीट ही करते रहेंगे। हमारी मास्टर क्लास इस बार फिर गुरुवार को यानी कल होगी। आप मेरे साथ में रहिए। कल हम आपको कुछ खास टिप्स बताएंगे कार्टून बनाने के लिए, इसलिए जुड़े रहिए नमस्ते भारत के साथ। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।